कुछ शहर अपनी तहजीब के लिए मशहूर होते हैं, कुछ अपनी तारीख के लिए। लाहौर भी इन दोनों चीज़ों के लिए मशहूर था। लेकिन एक चीज़ और थी जिसका जिक्र बहुत कम किया जाता है, और वो थे यहाँ के गैंग वॉर्स। ट्रक वाला गैंग, गोगी भट्ट, टीफी भट्ट, टीपू ट्रक वाला, ये कुछ लोगों के लिए सिर्फ नाम नहीं थे, एक खौफ था। हर नाम एक कहानी, हर कहानी किसी की मौत। कत्ल जो कभी सॉल्व नहीं हो पाए, इनकाउंटर्स जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। कुछ अपनी ही गोलियों से मारे गए, कुछ पुलिस की गोलियों से, और कुछ आज भी जिंदा हैं। ये है लाहौर की उन गलियों की कहानी जहां हर मोड़ पर तुम्हें खून के निशान मिलेंगे। ये कहानी शुरू होती है 1990 से, जब लाहौर में क्राइम तो होता था लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम वो नहीं था। फिर एक गैंग आया जिसका नाम था ट्रक वाला गैंग, और उसने सब बदल दिया। इस गैंग का फाउंडर था बिल्ला ट्रक वाला, जिसका असली नाम था अमीरुद्दीन। ट्रक वाला नाम सुनकर लगता है कि कुछ छोटी मोटी ट्रांसपोर्ट गैंग होगी, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। जीटी रोड, रावी रोड, लाहौर के तकरीबन रस्तों पर इनकी हुकूमत थी। हर ट्रक जो लाहौर से गुजरता था उन्हें भत्ता देना पड़ता था। मना किया तो वो ट्रक कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता था। स्टार्टिंग में ये लोग ट्रक ऑनर से जबरदस्ती पैसा वसूलते थे, लेकिन धीरे धीरे इनका काम एक्सपैंड होने लगा। किडनैपिंग फॉर मनी, टारगेट करना अमीर ट्रक ऑनर्स को, बिजनेसमैन्स को, और पुलिस भी इनके साथ थी। लोकल थाने, सब इंस्पेक्टर्स, सबकी जेबें भरी जाती थी। कोई FIR, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती थी। ये लोग खुलकर ऑपरेट करते थे, बेखौफ। ट्रक वाला गैंग ने एक चीज कर दी जो लाहौर में इससे पहले कभी नहीं हुई थी। उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना दिया। ऊपर से नीचे तक हर कोई अपनी जगह पर था। कौन पैसा कलेक्ट करेगा, कौन प्रोटेक्शन देगा, कौन पुलिस को हैंडल करेगा, सब कुछ सिस्टम के मुताबिक था। ये एक तरह से समझ लो कि एक ब्लूप्रिंट था फ्यूचर गैंग्स के लिए। ट्रांसपोर्ट रूट से शुरू होने वाला ये सिलसिला अब पूरे लाहौर में फैल चुका था। मगर ये तो बस एक पहला कदम था। जो लोग यहाँ से निकले वो आगे चलकर लाहौर के सबसे बड़े गैंगस्टर्स बने। ट्रक वाला गैंग का दौर लाहौर में गैंगस्टर कल्चर की बुनियाद रख चुका था। लेकिन अब आने वाला था एक ऐसा नाम जो आने वाले सालों में सबसे ज्यादा खतरनाक बनने वाला था। नाम था गोगी भट्ट। पुलिस का गोगी भट्ट के घर पर छापा। जराये के मुताबिक CCD पुलिस ने गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। गोगी भट्ट साथियों समेत पहले से ही फरार और चंद दिनों से अंडरग्राउंड था। ख्वाजा अकील अहमद, दुनिया इसे गोगी भट्ट के नाम से जानती है। पहली बार ये नाम पुलिस रिकॉर्ड में एक रोबरी के केस में आया। तब से लेके आज तक ये नाम कभी खत्म नहीं हुआ। टेररिज्म, कत्ल, किडनैपिंग, हर जुर्म की फहरिस्त में ये नाम लिखा है। गोगी अकेला नहीं था, उसका कजन तीफी भट्ट भी उसी रास्ते पर था। दोनों भाई एक मिशन, ट्रक वाला फैमिली के साथ दुश्मनी। बिल्ला ट्रक वाला दाता दरबार और पुराने लाहौर पर छाया हुआ था। गोगी और तीफी को ये बात बर्दाश्त ना हुई, इसीलिए उन्होंने अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। हर चोरी, हर क्राइम इनके थ्रू होने लगा। जमीन देखी, कब्जा कर लिया। बिजनेसमैन को टारगेट बनाया, पैसा वसूल लिया। पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, पुलिस का हाथ सर पर था। गोगी भट्ट के केस फाइल में मर्डर्स, लैंड ग्रैबिंग्स, भत्ता वसूली, क्रिमिनल्स को पनाह देना, हर क्राइम, हर जुर्म उसके नाम से जुड़ा था। आखिरी केस इचरा पुलिस स्टेशन, सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट के कत्ल की साजिश, पुलिस को भी नहीं छोड़ा। 1998 सुबह का वक्त, बिल्ला ट्रक वाला अपने घर में था। दो लोग, हनीफ और शफीक, जो कभी बिल्ला के अपने आदमी थे, जेल से निकले और सीधा बिल्ला के पास पहुंचे। गोलियां चली और लाहौर का सबसे बड़ा डॉन बिल्ला ट्रक वाला खत्म। लेकिन सवाल यह था कि हनीफ और शफीक ने ऐसा क्यों किया। ये दोनों कौन थे? हनीफ और शफीक दोनों एक मजदूर बाप के बेटे थे, लेकिन इनकी फिजिक अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थे। इसी को देखते हुए बिल्ला ने इनको अपने बेटे टीपू के बॉडीगार्ड्स के तौर पर रख लिया। ये दोनों ट्रक वाला गैंग के हर राज से वाकिफ थे। फिर किसी केस में इनको जेल जाना पड़ा और जेल की सलाखों के पीछे इन्हें छुड़ाने कोई नहीं आया। दोनों भाइयों के दिलों में ट्रक वाला गैंग के लिए नफरत जाग उठी। जब इन्होंने अपनी सजा काट ली और जेल से बाहर निकले तो ये लोग सीधा तीफी भट्ट के पास गए, जो कि ट्रक वाला गैंग का मुखालिफ था। तीफी ने मौका देखा और दोनों को अपने साथ मिला लिया, और इसीलिए दोनों भाइयों ने मिलकर बिल्ला ट्रक वाले को खत्म कर दिया। और उसके बाद तीफी ने उन दोनों को अपनी गैंग में पनाह दे दी। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये जंग का ऐलान था।
एक ऐसी जंग जो अगले 35 साल तक लाहौर को खून में नहा देगी। ट्रक वाला गैंग और बट गैंग, अब दुश्मनी खत्म होने वाली नहीं थी। तीफी बट, एक ऐसा नाम जो आने वाले वक्त में लाहौर की सबसे खतरनाक शख्सियत बनने वाला था। असली नाम था ख्वाजा तारीफ गुलशन, मशहूर नाम तीफी बट। गोगी का कजन, उसका साथी, उसका पार्टनर इन क्राइम। जब 1998 में बिल्ला ट्रक वाला मर्डर हुआ था तो तीफी ने ही उन दोनों कातिलों को पनाह दी थी और यहीं से उसकी असली पावर शुरू हुई। बिल्ला की डेथ के बाद उसके बेटे टीपू ने कंट्रोल संभाला, गैंग्स को स्ट्रॉन्ग किया और ट्रांसपोर्ट बिजनेस को एक्सपेंड किया और अंदर ही अंदर उसके सर पर अपने बाप के खून का बदला भी सवार था। नस्ल दर नस्ल ये दुश्मनी चलती रही। फिर आया 2010 जब टीपू ट्रक वाले को भी एयरपोर्ट के पार्किंग लॉट में कत्ल कर दिया गया। बिल्ला के बाद उसका बेटा भी खत्म। अब ट्रक वाला फैमिली में एक आखिरी वारिस बचा था और वो था टीपू का बेटा अमीर बलाज। बलाज लाहौर का मशहूर बिजनेसमैन और पॉलिटिकल फैमिली का हिस्सा था, लेकिन गोगी और तीफी उसे भी जिंदा नहीं देखना चाहते थे। 18 फरवरी 2024 चूंग एरिया, मुल्तान रोड। बलाज एक वेडिंग सेरेमनी में इनवाइटेड था। अचानक एक आदमी वेपन समेत हॉल में घुसा और गोलियां शुरू हो गई। चीखें, भगदौड़ मच गई और जो मिशन था वो पूरा हो गया। बलाज आने हो ये किधर से आई है गोल किन्नू वजी है एने मारे जी किन्ने मारे ट्रक वाला खानदान का आखिरी वारिस अमीर बलाज, उसका भी कत्ल कर दिया गया। लेकिन एक चीज जिसने इस कत्ल को मुमकिन बनाया वो था उसका अपना दोस्त एहसन शाह, बलाज का क्लोज फ्रेंड। उसने ही तीफी बट को बताया कि बलाज उस दिन वेडिंग सेरेमनी में होगा। टाइमिंग, लोकेशन, सिक्योरिटी, सब कुछ। दोस्त ने दोस्त को धोखा दिया और मुखालिफिन को एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जब ये बात सामने आई तो एहसन शाह को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। जेल के अंदर एहसन शाह की एक रिकॉर्डिंग लीक हुई जिसमें वो एक पुलिस ऑफिसर को मारने की प्लानिंग कर रहा था। नहीं हुन मैं जेल दा तो फनकार हो गया, हुन जेल दा कट हो गया। मेरा ब्लॉग ग्रुप बदल दिया। फनकार मैंने टीम बड़ी अच्छी बना ली। सबसे पहले मैंने सोचा चले ना 1 महीने के अंदर ही मैंने तोहफा दे देना वो आपको, बड़ा जबरदस्त। जो बदामी पागल है ना जिसने मेरे साथ ड्रामा किया, तेरे पापा का दोस्त कौन है जो मुझे पकड़ के ले गया। हाँ पूरा सेट कर दिया इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर ही। और कुछ ही टाइम के बाद एहसन शाह पुलिस इनकाउंटर में खत्म हो गया, जहां शादबाग के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले में बालाज टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम एहसन शाह मारा गया। 3 जनरेशंस, दादा, बाप, पोता, सब इस जंग में खत्म हो चुके थे और ये पर्सनल था। बलाज की फैमिली की लाहौर में किसी से दुश्मनी नहीं थी सिवाय तीफी और गोगी बट के। 1998 से चलती आ रही ये दुश्मनी अब इस कत्ल पर आकर रुकी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और मल्टीपल सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लिया। बलाज की फैमिली ने FIR में तीफी और गोगी का नाम दे दिया। अमीर बलाज का ये मर्डर हेडलाइंस बन गया, वीडियोस वायरल हुई, पूरी दुनिया ने ये देखा। तीफी बट का नाम अब सिर्फ लाहौर में नहीं था, पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। लेकिन इस कत्ल के बाद तीफी बट पाकिस्तान में नहीं रहा, वो दुबई भाग गया। गोगी बट के खिलाफ 24 केसेस और तीफी बट के खिलाफ 4 मेजर केसेस। टेररिज्म, मर्डर, रोबरी, लैंड ग्रैबिंग, हर जुर्म की फहरिस्त में उनके नाम शामिल थे। लाहौर की गलियों में खून बहता रहा लेकिन किसी ने इन्हें नहीं रोका। बड़े लोग इनको सपोर्ट करते थे, पुलिस इनको पकड़ती नहीं थी और सब यूं ही चलता रहा। यूं लगता था कि ये टेरर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हर कहानी का एंड आता है और इस कहानी का एंड आया 2025 में। फरवरी 2025 चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने एक नया डिपार्टमेंट बनाया, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, CCD। ये कोई आम पुलिस नहीं थी, एक स्पेशल फोर्स थी जिनका मिशन सिर्फ एक ही था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का खात्मा। लैंड माफिया, गैंगस्टर्स, किडनैपिंग गैंग्स, सबको खत्म करना। और CCD ने काम भी वैसे ही शुरू किया। 1 हफ्ते में 4 क्रिमिनल्स खत्म, फिर 5, फिर 10, फिर 15। ये डिपार्टमेंट रूथलेस था, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं चलता था, कोई पैसा, कोई रिश्वत, कुछ नहीं चला। CCD का मैसेज क्लियर था कि अब पंजाब में कोई क्रिमिनल सेफ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे CCD ने छोटे क्रिमिनल्स को खत्म करना शुरू किया, लोगों के दिलों में एक सवाल पैदा होना शुरू हो गया कि CCD छोटे क्रिमिनल्स को तो मार रही है, लेकिन लाहौर के सबसे बड़े डॉन्स का क्या? 35 साल से इन लोगों ने लाहौर को एक खौफ में रखा हुआ है, इन्हें क्यों नहीं पकड़ा जाता? सुना जी CCD बहुत बड़ी फन्ने खां है, तो कभी गोगी बट या तीफी बट का इनकाउंटर तो करके दिखाएंगे।
वहाँ पे आप चुप क्यों बैठे हुए हैं? तो बंदे मार के बाहर बैठे हुए हैं। आपका जोर सिर्फ गरीब के बच्चे पे चलता है, छोटे चोर पे चलता है। बड़े गैंगस्टर्स हैं जो गैंग वार लड़ते हैं, तो घरों में घुस के बंदों को मारते हैं, उनके ऊपर जोर नहीं चलता आपका? फन्ने खाओ। गवर्नमेंट को समझ आ गया कि अगर वाकई में लोगों को भरोसा दिलवाना है तो बड़े शिकार करने पड़ेंगे, और बस यहीं से निशाना बदल गया। अब टारगेट सिर्फ एक ही था, गोगी भट्ट और तीफी भट्ट। अब तीफी भट्ट पाकिस्तान में नहीं था, वो भाग गया, पहले ग्लोस्को फिर दुबई। 70 साल का बंदा, लेकिन पुलिस से छुपकर जी रहा था। पंजाब पुलिस ने इंटरपोल से रेड नोटिस जारी किया। अब तीफी भट्ट ग्लोबली वांटेड बन चुका था। इंटरपोल की मदद से तीफी भट्ट को दुबई में ढूंढ निकाला। दुबई कोर्ट में ये केस चलता रहा और एक हैरानकुन बात सामने आई कि तीफी भट्ट ने खुद ही कह दिया कि मैं वापस पाकिस्तान जाना चाहता हूँ और अपना केस लीगली लड़ना चाहता हूँ। शायद उसे लगा था कि उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस काम आ जाए। 11 अक्टूबर 2025 दुबई से पाकिस्तान वापसी की गई। कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग, सीसीडी की कस्टडी में ट्रांसफर। अब सीधा तीफी भट्ट को लाहौर ले जाना था, सीसीडी की कस्टडी में रखना था। रहीम या खान के रास्ते से लाहौर निकल पड़े। जब ये लोग रहीम या खान पहुंचे, अचानक तीफी भट्ट के अपने बंदों ने अटैक कर दिया। सीसीडी ने जवाबी फायरिंग दी और बीच इस फायरिंग में तीफी भट्ट अपने ही बंदों की गोलियों से मारा गया। लेकिन क्या ये सब कुछ प्री प्लान था? क्या वाकई में उसके अपने लोगों ने धोखा दिया, या ये सिर्फ एक इनकाउंटर था? लेकिन रिजल्ट वही निकला, तीफी भट्ट को खत्म कर दिया गया। यहाँ पर अहम खबर आपको दें लाहौर से, जहाँ पर अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। तीफी भट्ट मुबैना मुकाबले के दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ है। तीफी के इनकाउंटर की खबर कुछ ही देर में आग की तरह फैल गई, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, हर जगह। लेकिन अब उसका बचा कजन गोगी। पुलिस का गोगी भट्ट के घर पर छापा। राय के मुताबिक सीसीडी पुलिस ने गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। गोगी भट्ट साथियों समेत पहले से ही फरार और चंद दिनों से अंडरग्राउंड। शायद उसे पता था कि अगला नंबर उसका आने वाला है, क्योंकि अगस्त 2025 में अमीर बलाज के केस में प्री अरेस्ट बेल ले ली थी। लीगल प्रोटेक्शन, लॉयर्स, कोर्ट ऑर्डर्स, सब कुछ था उसके पास। लेकिन अब सिचुएशन कुछ अलग हो चुकी थी। गोगी भट्ट जो कई सालों से अनटचेबल था, पुलिस से दोस्ती रखता था, पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, वो अब छुप कर जी रहा था। 35 साल की जंग, 3 जनरेशंस का खून, काउंटलेस डेथ्स। लेकिन सवाल ये है, जीता कौन? पिल्ला ट्रक वाला मारा गया, टीपू ट्रक वाला मारा गया, तीफी भट्ट इनकाउंटर में मारा गया, गोगी भट्ट जो आज भाग रहा है। इस कहानी में कोई नहीं जीता, सब हार गए। दुश्मनी में फायदा किसी का नहीं होता। एक कत्ल दूसरे कत्ल को जन्म देता है, एक बदला दूसरे बदले की बुनियाद बन जाता है। नस्लें तबाह होती रहती हैं, माँ अपने बेटों को खो देती है, बच्चे अपने बाप से महरूम हो जाते हैं, खानदानों के खानदान उजड़ जाते हैं। ये कहानी सिर्फ लाहौर की नहीं है, ये कहानी हर उस शख्स की है जो सोचता है कि पावर ही सब कुछ है। लेकिन हकीकत सिर्फ यही है कि ताकत सिर्फ बर्बादी लाती है। अगर बिल्ला ने 1998 में सोच लिया होता, अगर तीफी ने बलाज को माफ कर दिया होता, तो शायद ये कहानियां ना होती। लेकिन दुश्मनी ने सब निगल लिया और आखिर में सब हार गए। अली वकार, जब कातिल भी मुसलमान, मकतूल भी मुसलमान, कातिल का भी वही नारा जो मकतूल का नारा, कातिल का भी वही काबा जो मकतूल का काबा, कातिल का भी वही रब जो मकतूल का रब। कातिल कहलाए गाजी और मकतूल शहीद, तो फिर परिंदे किसकी मदद को आए? कातिल की या मकतूल की? कंकर किस पे गिराएं? कातिल पे या मकतूल पे? तकरीब कार पे या तकरीब गुजीदा पे? हाँ सदरेज़ी वकार, इसीलिए परिंदे नहीं आते, कंकर नहीं गिराते। और मुफलिस शहर को धनवान से डर लगता है, पर न धनवान को रहमान से डर लगता है। अब कहाँ इसारो उखुव्वत वो मदीने जैसी, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है।